बेटा, तेरी माँ को आजकल बहुत तकलीफ रहने लगी है। दमे के कारण सांस फूल जाता है। एक बार शहर के डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। दलीप जी ने अपने बड़े बेटे केशव को फोन कर पर कहा। पापा, वो तो ठीक है लेकिन यहाँ डॉक्टर को दिखाना इतना आसान नहीं है। घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस वक्त ऑफिस में काम भी बहुत है। आने जाने का खर्चा और झंझट अलग से। फिर मानो एक बार दिखा भी दिया तो बार बार दवा लेने और चेकअप करवाने के लिए लाते रहो। मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही बोल रहा हूँ। आप माधव को क्यों नहीं बोलते? उसका तो अपना बिजनेस है। एक दो दिन का समय निकाल कर माँ को दिखा देगा। केशव के अपने छोटे भाई पर बात टालते हुए कहा। एक आशा भरी निगाहों से दिलीप जी ने एक बार फिर फोन की ओर देखा और अपने छोटे बेटे माधव के पास फोन किया। काफी देर घंटी बजने के बाद मानव ने फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसा है तू? अरे, और बच्चे और बहू मजे में तो है ना? हाँ पापा, हम सब ठीक है। अभी काम का टाइम है तो आप जल्दी बताओ, कुछ काम है क्या? बेटा, वो तेरी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा लेते तो अच्छा रहता। पापा, आपको तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। शहर में कौन से अलग डॉक्टर बसते हैं? आपको पता भी है यहाँ कितना प्रदूषण है। यहाँ की धूल मिट्टी में माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। चैन से जहाँ रह रहे हो वहीं रहिए। गांव जैसा माहौल इस शहर में कहाँ मिलेगा? बेटे का दो टूक जवाब सुनकर दिलीप जी चुप रह गए। पास बैठी उनकी पत्नी लीला जी भी फोन पर हुई बातें सुन रही थी। एक माँ तो हमेशा इसी भ्रम में रहती कि बच्चों की कुछ मजबूरी होगी, तभी ऐसा भला बोल रहे होंगे। पति की आंखों में बेटों के प्रति हताशा देखकर लीला जी ने बात संभालते हुए कहा। जी, वो ठीक ही तो बोल रहा है। वहां शहर में रखा ही क्या है? बेचारे जब यहाँ आते हैं तो देखते नहीं कितने कमजोर लगते हैं। वो हमारे बारे में सोचकर ही बोल रहे होंगे। पत्नी की बात सुनकर दिलीप जी लंबी आह भरते हुए बोले। काश हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारे बच्चों को हमारे बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। उस वक्त तो बस हमें यही सोच रही थी कि किसी तरह बच्चे पढ़ लिख लें। जब पढ़ लिख लिए तो उनके कारोबार के लिए जमीन तक बेच दी। रह गया तो बस ये 2 कमरों का छोटा सा मकान। चलो छोड़ो, तुम खड़ी हो जाओ। अभी पास वाले वैद्य जी के पास दिखा लाता हूँ। जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। थोड़ा गर्म काढ़ा पी लूंगी तो आराम आ जाएगा। बस तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज इतनी तकलीफ भोग रही हो। बड़ा डॉक्टर ना सही, जो सही है कम से कम उसकी दवा तो ले लिया करो। इस बार थोड़ा डांटते हुए दिलीप जी बोले तो लीला जी चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक से दोनों बेटे और उनका परिवार गांव आ गया। उन्हें देखकर दिलीप जी और लीला जी खुश तो थे, लेकिन दिलीप जी के मन में ढेरों सवाल भी उठ रहे थे। कुछ देर तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे केशव और माधव मुद्दे पर आ गए। केशव बोला। पापा, मैं सोच रहा था अब आप दोनों की भी उम्र हो गई है। आपको यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। आज वर्षों बाद बेटे के मुंह से ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर दिलीप जी और लीला जी हैरान थे। लीला जी तो भाव विभोर होकर चमकती हुई आंखों से दिलीप जी की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, देखा, मैं कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी बहुत चिंता करते हैं। माधव ने भी बड़े भाई की बात में बात मिलाते हुए कहा। हाँ पापा, अब यहाँ रखा ही क्या है? अपने पोते पोतियों के साथ आराम से टाइम पास कीजिए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए। लीला जी ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन दिलीप जी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। अगले दिन केशव कुछ कागजात लेकर दिलीप जी के पास आया। पापा, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कैसे कागज हैं बेटा? दिलीप जी ने आश्चर्य से पूछा। पापा, अब आप हम दोनों हमारे साथ शहर रहेंगे तो फिर यहाँ इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हमने सोचा है
कि इसे बेचकर इस चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। दिलीप जी बेटे की बात सुनकर सन्न रह गए। संभलते हुए वो बोले, बेटा मैं सोचकर बताऊंगा, आखिर ये गांव में हमारी आखिरी निशानी है। केशव ने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे विनती कर रहा हो कि वो पापा को समझाए। रात को लीला जी ने थोड़ी मनुहार करते हुए कहा, जी बच्चे ठीक ही तो बोल रहे हैं, अब बच्चों के साथ रहना है तो ये मकान किस काम का। वैसे भी हमारे बाद ये इन बच्चों का ही तो है, हम थोड़ा ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। दिलीप जी बिना कुछ बोले लंबी आह भरकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। लीला जी को याद आया कि केशव और माधव को गांव का दूध बहुत पसंद है, इसलिए वो दूध गर्म करके बेटों को देने के लिए रसोई में चली गई। कमरे की तरफ जाते हुए वह बड़ी बहू के शब्द उनके कानों में पड़े, देखो मैं अकेले इन लोगों की सेवा करने से रही, तुम ही संभालना अपने माँ बाप को। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, मकान बेचकर जो मेरे हिस्से के पैसे आएंगे उससे छत पर 2 कमरे बन जाएंगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो कमरा उनके काम आ जाएगा। वैसे भी कौन सा ज्यादा दिन ये हमारे पास रहेंगे, 6 महीने बाद माधव के घर भेज देंगे। लीला जी के कदम वहीं जड़ हो गए। दूध के गिलास भी बहुत मुश्किल है उनके हाथों से संभलना, गिरते गिरते बच गया। भारी कदमों से वो माधव के कमरे की ओर मुड़ी, वहां से भी आवाजें आ रही थी, तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है, मैं बच्चों को इनके पास नहीं जाने दूंगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है, और हाँ इनसे कह देना कि मेरी रसोई में हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। यार तुम्हारा जो मन करे करना, लेकिन अभी चुप रहो, एक बार इस मकान का हिस्सा मिल जाए तो कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोचो। वैसे भी पहले 6 महीने से तो ये लोग भैया भाभी के पास ही रहेंगे। लीला जी की आंखों में आंसू ढलक गए, जिसे वो बच्चों के प्रति अपनी फिक्र समझ रही थी, वो तो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। माता पिता के लिए चिंता तो सिर्फ दिखावा था। भारी कदमों से वो वापस बरामदे में आकर खटिया पर बैठ गई। दिलीप जी ने जो भी अभी तक जाग रहे थे वापस लीला जी की और करवट बदल कर बोला, क्या हुआ भगवान, जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही है का। जी आप सही कह रहे थे, काश हमने अपने बारे में सोचा होता तो आज बच्चों को हमारे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए लीला जी ने तकिए के नीचे रखे हुए घर के कागजात निकाल कर फाड़ दिए। दिलीप जी हतप्रभ से अपनी पत्नी को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि एक माँ की आंखों पर बंधी पट्टी शायद खुल चुकी है। सुबह जब फटे हुए कागज दोनों बेटों ने देखे तो खींचते हुए वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। बहुओं की बड़बड़ाहट भी चालू थी, और दिखाओ चिंता, ये लोग अकेले रहने लायक ही हैं, इस उम्र में भी जमीन जायदाद का मोह नहीं छूटता। दिलीप जी और लीला जी ने जैसे अपने कान बंद कर लिए हों, लेकिन आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा जरूर ली थी कि आज के बाद कभी अपने बच्चों के मुंह में नहीं फंसेंगे। अब अपने जीवन की अंतिम सांसें इसी मिट्टी में लेंगे। एक दूसरे के हाथ थामे दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि अब हम एक दूसरे का सहारा एक दूसरे का सहारा है। दोस्तों कहानी अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।